Assalamu alaikum. Our today's practical is estimation of creatinine. As we have discussed in the last practical, जैसे बिल्कुल यूरिया प्रोटीन्स का वेस्ट प्रोडक्ट था, बिल्कुल ऐसे ही क्रिएटिनिन हमारे पास एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि मसल्स के अंदर एक कंपाउंड होता है क्रिएटिनिन फॉस्फेट, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसकी ब्रेकडाउन से बनता है क्रिएटिनिन। ठीक है, जो ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन के लेवल्स हम क्यों करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि दे आर द रिफ्लेक्शन ऑफ बॉडीज मसल मास। अगर ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है, इट मीन्स कि मसल ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, और किडनी जो है वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर रही। एक बात तो मसल की वजह से है, सेकंड फंक्शन कि किडनीज अपना फंक्शन सही से नहीं परफॉर्म कर रहे, कि वो क्रिएटिनिन जो है, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको नॉर्मली एक्सक्रीट हो जाना चाहिए बॉडी से, वो बॉडी के अंदर रिटेन रह रहा है ड्यू टू एनी प्रॉब्लम ऑफ द किडनी। ठीक है, so creatinine determinations have one advantage over urea determination, that it is not affected by a high protein diet। जब हमने रीनल फंक्शन टेस्ट करने होते हैं उसके अंदर हम यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल्स करवाते हैं, लेकिन जो क्रिएटिनिन लेवल है वो ज़्यादा बेहतर है यूरिया से। क्यों? क्योंकि अगर आपने आरएफटीज कराए हैं और उससे पहले आपने हाई प्रोटीन डाइट खा ली है, मीट खा लिया है, तो यूरिया आपका उसकी वजह से भी राइज कर सकता है। तो वो बजाय कि इंडिकेटिव हो किसी पैथोलॉजी का, वो हमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है। उसके ऑपोजिटली जब आप क्रिएटिनिन करवाते हैं तो क्रिएटिनिन सिर्फ किडनी की इंजरी में रेज होता है। ठीक है, तो ये एक मोर स्पेसिफिक मार्कर है फॉर किडनी इंजरी। सीरम क्रिएटिनिन इज मोर स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ रीनल फंक्शन। साइमल्टेनियस एस्टिमेशंस ऑफ सीरम यूरिया एंड क्रिएटिनिन प्रोवाइड बेटर इंफॉर्मेशन। सीरम यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन रेशियो इज greater than 15 in pre-renal failure and less than 10 in renal failure। यानी प्री रीनल फेलियर का मतलब है कोई और कॉज हो अदर देन रीनल फेलियर, तो उनकी रेशियो ग्रेटर देन 15 होती है और लेस देन 10 होती है रीनल फेलियर के केसेस में। ठीक है, उसके बाद कौन-कौन से मेथड्स हैं क्रिएटिनिन को डिटरमिन करने के, तो देयर इज़ अ जेफो मेथड, मॉडर्न मॉडिफाइड जेफे मेथड, एंजाइमेटिक मेथड है, एचपीएलसी जैसे बिल्कुल यूरिया में था, यहाँ पर भी है, आइसोटोप डाइल्यूशन, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इनमें से 2-3 के अगर आपको नाम आते हैं तो वेल एंड गुड। एक मेथड की डिटेल हमने करनी है, दैट इज़ अ जेफेज मेथड। सो लेट्स गो ऑन टू दैट। जेफेज मेथड क्या है, जेफेज मेथड का प्रिंसिपल क्या है, मैं आपको बहुत से प्रैक्टिकल्स में पहले भी बता के आई हूँ। किसी भी जो प्रैक्टिकल जो हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ज़रिए से, उसका मकसद होता है कि हमने कोई ऐसा कंपाउंड बनाना है जो कलर्ड कंपाउंड हो, ताकि हम कलर के ज़रिए से उस कंपाउंड की कंसनट्रेशन का पता लगा सकें। ठीक है, तो हमारा मकसद क्या है, कलर्ड कंपाउंड बनाना। उस कंपाउंड को बनाने के लिए थ्रू द सबस्ट्रेट दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ, हमें कुछ ऐसे एडिशनल कंपाउंड्स डालने पड़ते हैं रिएक्शन के अंदर, ताकि वो एक स्पेसिफिक कलर कंपाउंड बने उस स्पेसिफिक मार्कर के रिएक्शन की वजह से। जैसे यहाँ पर हमने क्रिएटिनिन के साथ सोडियम पिक्रेट एक कंपाउंड है वो डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली। ये रिएक्शन हुआ और क्रिएटिनिन पिक्रेट कॉम्प्लेक्स बना जिसका रेडिश ऑरेंज कलर होता है, जिसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से उसकी एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं सोल्यूशन की। क्योंकि सोल्यूशन में कलर होता है तो उसकी एक सर्टेन वैल्यू आती है, जो वो वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारे पास क्रिएटिनिन की होगी उस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अभी हम कैसे कंसंट्रेशन पता करते हैं ये हम इस प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं। So, in the Jeffreys reaction, creatinine act with alkaline picrate to produce a reddish orange colored compound, the intensity of which at 490 nanometer is directly proportional to the creatinine concentration। अब इस रिएक्शन में जो हम कंपाउंड्स डाल रहे हैं जिसके अंदर सोडियम पिक्रेट्स है और दूसरी चीज़ें हैं, वो क्या क्या हैं, जिसको हम रिएजेंट कहते हैं, जो कि किट स्पेसिफिक होता है। हर कंपनी की किट्स होती हैं, वो डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करती हैं, क्योंकि मकसद तो हमारा कलर्ड कंपाउंड बनाना है और वो भी हमारे सबस्ट्रेट से जो कि क्रिएटिनिन है। तो कोई भी सेफ प्रोडक्ट, कोई भी सेफ कंपाउंड हम यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट अ कलर्ड कंपाउंड। तो वो हर कंपनी डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करती है, दैट्स वाई देर आर डिफरेंट मेथड्स एज वेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल R1 रिएजेंट है जिसमें पिक्रिक एसिड है हमारे पास, जो एसिड रिएजेंट है, और एक हमारे पास अल्कलाइन रिएजेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये रिएक्शन अगर आप गौर करें तो सोडियम पिक्रेट एसिड है और इसके अंदर हमने अल्कली डाली है। ठीक है, तो हमारे पास क्रिएटिनिन पिक्रेट कॉम्प्लेक्स बना है। तो हमारे पास एक रिएजेंट एसिड रिएजेंट है, एक रिएजेंट अल्कलाइन रिएजेंट है। इन दोनों को हमने इकट्ठा क्यों नहीं किया, क्योंकि एसिड और अल्कली मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं और एसिड और अल्कली दोनों का ही असर खत्म हो जाता है उस रिएक्शन की वजह से। तो हमें जो रिएक्शन के लिए एसिडिटी और अल्कलिनिटी चाहिए वो हमें मिलती नहीं है, फिर तो हम इसे उसी वक्त डालते हैं जब हमने रिएक्शन करवाना होता है, तभी मिक्स करते हैं। दैट्स वाई दे कम एज सेपरेट रिएजेंट्स। और थर्डली हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा क्रिएटिनिन का, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होगी। ठीक है, उसके बाद है प्रेपरेशन ऑफ वर्किंग रिएजेंट। वर्किंग रिएजेंट क्या, जो रिएजेंट हमें
एट द टाइम ऑफ रिएक्शन चाहिए। वो कैसे बनेगा, आपने R1 का एक वॉल्यूम लेना है और एक वॉल्यूम आपने लेना है R2 का। दोनों वर्किंग रिएजेंट 25 to 30 डिग्री पर होने चाहिए, दोनों को आपने मिक्स करना है और आपने उनका एक वर्किंग रिएजेंट बना लिया। अब इस रिएजेंट को हम 1 बाय 1 अपनी टेस्ट ट्यूब्स में डालेंगे, जैसे हम पिछले प्रैक्टिकल्स में डालते आए हैं। स्पेसिमेन क्या है, सीरम रिकमेंडेड है, बट आप प्लाज्मा भी हेपरिनाइज, जिसको हेपरिन डालकर हमने क्लॉट होने से बचाया हो, वो वाला प्लाज्मा यूज़ कर सकते हैं। क्रिएटिनिन इज स्टेबल फॉर 24 आवर्स एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर आपने किसी का प्लाज्मा या सीरम लिया है तो विद इन 24 आवर्स आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, अदरवाइज रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज क्रिएटिनिन कंपाउंड स्टेबल नहीं रहेगा। मैनुअल ऐसे सेटिंग्स के आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को कैसे सेट करेंगे, वेवलेंथ 490 नैनोमीटर होगी, क्यूबिट का पाथ ऑलरेडी सेट होता है माइक्रो लैब के अंदर। टेम्परेचर जो है वो 20 to 30 होना चाहिए। मेजरमेंट अगेंस्ट एयर इंक्रीजिंग एब्जॉर्बेंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रोसीजर है। प्रोसीजर वही पुराने प्रैक्टिकल्स जैसा, 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है आपने, उनको सैंपल, स्टैंडर्ड और ब्लैंक लेबल कर देना है। जो सैंपल वाली है उसके अंदर, तीनों के अंदर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ml वर्किंग रिएजेंट का डालना है, जो वर्किंग रिएजेंट आपने बनाया है। ठीक है, उसका 1 ml डाला, और वो 1 ml आपने बनाया कैसे, आपने जो उसमें 0.5 ml R1 होगा उस 1 ml के अंदर, और 0.5 ml R2 होगा, क्योंकि आपने इक्वल कंसनट्रेशन ली थी R1 और R2 की। तो सारी टेस्ट ट्यूब्स में आपने रिएजेंट डाला, फिर आपने 100 माइक्रोलीटर सीरम डालना है सैंपल के अंदर, 100 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड सोल्यूशन डालना है स्टैंडर्ड वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर, और 100 माइक्रोलीटर आप डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे ब्लैंक वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप उन तीनों को मिक्स करेंगे, फिर और आपने उसी वक्त मिक्स करने के बाद स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, इस प्रैक्टिकल में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी है। 30 सेकंड्स के बाद स्टॉप वॉच आपने टाइम देखना है, और आपने पहली एब्जॉर्बेंस लेनी है सैंपल की भी और टेस्ट की भी, और उसको नोट कर लेना है। ये आपकी एब्जॉर्बेंस A1 होगी। ठीक है, एग्जैक्टली 2 मिनट्स के बाद, A1 के 2 मिनट्स के बाद, यानी जब आपने टाइम स्टार्ट किया उससे 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स के बाद आपने नेक्स्ट एब्जॉर्बेंस लेनी है दोनों की, और वो A2 होगी। ठीक है, और उसको नोट कर लेना है। उसके बाद आपने डिफरेंस निकालना है दोनों एब्जॉर्बेंसेस का बाय सब्ट्रैक्टिंग A1 फ्रॉम A2। ठीक है, आपने A2 माइनस A1 करना है। ठीक है, बड़े A2 में से A1 को माइनस करना है, आपके पास डेल्टा A आ जाएगा। ये आपके पास जो एब्जॉर्बेंस है डेल्टा A, ये आपने स्टैंडर्ड वाले की भी निकाल लेनी है, और यही आपने सैंपल वाले की भी निकाल लेनी है, बिकॉज आप दोनों की इक्वल टाइम पर एब्जॉर्बेंस नोट कर रहे थे। उसके बाद आपके पास दोनों की एब्जॉर्बेंस आ जाएगी, दोनों की कंसंट्रेशन आपको स्टैंडर्ड की पहले ही पता है। आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और आपने इससे कंसंट्रेशन निकाल लेनी है क्रिएटिनिन की मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। अगर आपने इसको माइक्रोमोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको 88.4 से मल्टीप्लाई कर देना है। दैट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल। उसके बाद इसके नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं, मेल्स के अंदर 0.7 to 1.4 मिलीग्राम पर DL होते हैं, थोड़े ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनमें मसल मैस ज़्यादा होता है। फीमेल्स में 0.7 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिएटिनिन लेवल्स इंक्रीज क्यों हो सकते हैं, तो इसके भी वैसे ही 3 कॉजेज होंगे। प्री रीनल, जैसे हमने यूरिया में पढ़े थे कि किडनीज के लेवल से पहले कोई सिस्टमिक डिजीज़ की वजह से, सिस्टमिक प्रॉब्लम की वजह से क्रिएटिनिन लेवल्स हाई हो सकते हैं, तो उसमें प्री रीनल कॉज है, रीनल यानी किडनी की कॉज है, और पोस्ट रीनल यानी यूटीआई का जो किडनीज के अलावा वाला पोर्शन है यूरिनरी ट्रैक का, उसमें प्रॉब्लम की वजह से भी क्रिएटिनिन हाई हो सकता है। क्यों हाई होगा, कॉजेज़ क्या हैं, लेट्स रीड। प्रीरिनल कॉजेज़ में है डिहाइड्रेशन, क्योंकि डिहाइड्रेशन में ब्लड कंसंट्रेट हो जाता है, तो क्रिएटिनिन के लेवल्स आपको इंक्रीज़ मिलेंगे। उसके बाद हाइपोवोलीमिया है, इसमें भी कंसंट्रेशन हो जाती है क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाता है। शॉक में भी यही चीज़ होती है, हार्ट फेलियर में किडनीज तक इनफ ब्लड नहीं आ रहा, शॉक में भी, और किडनीज फिल्टर नहीं कर पाता उतने क्रिएटिनिन को, दैट्स वाई वो ब्लड में एक्युमुलेट होने लग जाता है। लिवर डिजीज़ है, अभी हमने यूरिया में भी पढ़ा था कि लिवर डिजीज़ रीनल ब्लड फ्लो को अफेक्ट करता है, दैट्स वाई इट ऑल्सो कॉजेज इंक्रीज क्रिएटिनिन लेवल। सर्टेन मेडिकेशंस हैं, एक्सेसिव प्रोटीन इनटेक, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, क्योंकि उसमें भी मसल वर्क करेंगे, क्रिएटिनिन टूटेगा टू जनरेट एनर्जी, और क्रिएटिनिन फॉस्फेट टूटेगा और क्रिएटिनिन बनेगा ज़्यादा अमाउंट के अंदर। रीनल कॉजेज में हमारे पास एक्यूट किडनी इंजरी, क्रोनिक किडनी इंजरी, जितनी भी आपको किडनी की डिजीज पता है वो सारी इसमें आ सकती हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, अभी आगे लिखा है कि ये क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुला, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटरस्टिशियम, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जिसमें किडनीज में सिस्ट बन जाते हैं, फ्लूइड फिल्ड स्वेलिंग्स बन जाती हैं, मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकते हैं, जो कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं या एम्फोटेरिसिन है, बी है, ये सारी मेडिकेशंस, रेमडोमायोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ मसल टिश्यू, इन कॉजेज की वजह से रीनल इंक्रीज लेवल्स ऑफ क्रिएटिनिन होंगे ब्लड के अंदर। पोस्ट रीनल कॉज में यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसमें किडनी स्टोन्स है, प्रोस्टेट है, यूरिन एक्सक्रीट नहीं होगा, क्रिएटिनिन के लेवल्स ब्लड में राइज होने लग जाएंगे। सो इसके अलावा ट्यूमर्स हैं, रीट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस कैरिंग इन द टिश्यू बिहाइंड द किडनीज, इसकी वजह से भी
इंक्रीज क्रिएटिनिन लेवल्स हो सकते हैं। उसके बाद है कॉजेज ऑफ डिक्रीज क्रिएटिनिन लेवल्स। लो मसल मास इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिक्रीज क्रिएटिनिन लेवल्स। दिस कैन बी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। मसल वेस्टिंग डिजीजेज होती हैं कुछ, वो हो सकती हैं जो कि मसल टिश्यू को डैमेज करती हैं, दैट रिजल्ट इन द डिक्रीज इन मसल मास, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ए मायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, मेलन्यूट्रिशन है, एज है और सर्टेन एम्पुटेशंस हैं। उसके अलावा लिवर डिजीज़ में भी डिक्रीज़ हो सकते हैं, फ्लूइड ओवरलोड है, डाइल्यूशन हो जाएगी तो भी कम हो जाएगा। कुछ मेडिकेशंस हैं, स्पाइरोनोलेक्टोन, सिमिटिडिन, जो कि डायरेटिक्स भी हैं, क्रिएटिनिन लेवल्स को कम कर देते हैं। ठीक है, जो आगे लिखा हुआ है इसमें आपको कंपैरिजन बताया हुआ है कि यूरिया और क्रिएटिनिन कैसे एक दूसरे से बेहतर हैं इन असेसमेंट ऑफ रीनल फंक्शंस। ठीक है, अगर यूरिया की बात की जाए तो वो अर्ली इंडिकेटर है। ठीक है, जो थोड़ा-सा भी किडनी फंक्शन इम्पेयर होता है तो यूरिया के लेवल्स राइज़ हो जाते हैं, तो आप अर्ली इंडिकेट करना चाहते हैं तो यूरिया लेवल्स आर मोर इफेक्टिव, मोर रेडिली अफेक्टेड बाय चेंजिंग इन प्रोटीन इंटेक। ये इसका ड्रॉबैक है कि डिहाइड्रेशन हो या जो हमारे पास मोर रेडिली अफेक्टेड बाय चेंजेस इन प्रोटीन इंटेक यूजफुल फॉर असेसिंग डिहाइड्रेशन और चेंजेस इन डाइट दैट कुड इम्पैक्ट क्रिएटिनिन लेवल्स। इसके अलावा जो ड्रॉबैक्स हैं लेस स्पेसिफिक है, लेस सेंसिटिव है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन इंटेक में डिहाइड्रेशन में ये वेरी होने लग जाता है यूरिया लेवल्स। क्रिएटिनिन की बात करें तो दिस इज मोर स्पेसिफिक, स्टेबल प्रोडक्शन है, लेस सेंसिटिव एट अर्ली स्टेजेस में ये लेस सेंसिटिव होता है बट लेटर ये मोर सेंसिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये तो कंपैरिजन है थोड़ा सा, that's all about today's practical. Thank you so much for watching. If you have any question you can ask in comments. Allah Hafiz.